सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था और पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। अपनी शुरुआती स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने रेवेन्शनली कॉलेज स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में प्रवेश लिया, परंतु उनकी उग्र राष्ट्रवादी गतिविधियों के कारण उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। वर्ष 1919 में बोस भारतीय सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने के लिए लंदन चले गए और वहां उनका चयन भी हो गया। हालांकि बोस ने सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया क्योंकि उनका मानना था कि वह अंग्रेजों के साथ कार्य नहीं कर सकते। सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षाओं से अत्यधिक प्रभावित थे और उन्होंने अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे, जबकि चित्तरंजन दास उनके राजनीतिक गुरु थे। वर्ष 1921 में बोस ने चित्तरंजन दास की स्वराज पार्टी द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र फॉरवर्ड के संपादन का कार्यभार संभाला। वर्ष 1923 में बोस को अखिल भारतीय युवा कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष और साथ ही बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव चुना गया। वर्ष 1925 में क्रांतिकारी आंदोलन में संबंधित होने के कारण उन्हें मांडले कारागार में भेज दिया गया, जहां वह तपेदिक बीमारी से ग्रसित हो गए। वर्ष 1930 के दशक के मध्य में बोस ने यूरोप की यात्रा की। उन्होंने पहले शोध किया, तत्पश्चात द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक का पहला भाग लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ष 1920 से 1934 के दौरान होने वाले देश के सभी स्वतंत्रता आंदोलन को कवर किया। बोस ने वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद राष्ट्र योजना आयोजन का गठन किया। यह नीति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं थी। वर्ष 1939 में बोस फिर से अध्यक्ष चुने गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया और कांग्रेस के भीतर एक गुट ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, जिसका उद्देश्य राजनीतिक वाम को मजबूत करना था। 18 अगस्त 1945 को जापान शासित फॉर्मेसा में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। सीआर दास के साथ संबंध। वह सीआर दास चित्तरंजन दास के साथ राजनीतिक गतिविधियों में संलग्न थे और उनके साथ जेल भी गए। जब सीआर दास को कलकत्ता कोऑपरेशन का मेयर चुना गया था, तो उन्होंने बोस को मुख्य कार्यकारी निमित्त कर दिया। उन्हें वर्ष 1924 में उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन। उन्होंने युवाओं को संगठित किया और ट्रेड यूनियन आंदोलन को बढ़ावा दिया। वर्ष 1930 में उन्हें कलकत्ता का मेयर चुना गया। उसी वर्ष उन्हें अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। कांग्रेस के साथ संबंध। उन्होंने बिना शर्त स्वराज अर्थात स्वतंत्रता का संग्राम किया और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया, जिसमें भारत के लिए डेमोनियन के दर्जे की बात कही गई थी। उन्होंने वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिया और वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के निलंबन तथा गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने का विरोध किया। वर्ष 1930 के दशक में वह जवाहरलाल नेहरू और एमएन रॉय के साथ कांग्रेस के वाम राजनीतिक में संलग्न रहे। वाम समूह के प्रयास के कारण कांग्रेस ने वर्ष 1931 में कराची में दूरगामी कट्टरपंथी प्रस्ताव पारित किए, जिसने मुख्य कांग्रेस लक्ष्य को मौलिक अधिकारों की गारंटी देने के अलावा उत्पादन की साधनों के समजीकरण के रूप में घोषित किया। कांग्रेस अध्यक्ष। बोस वर्ष 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए।
वर्ष 1939 में त्रिपुरा में उन्होंने गांधी जी के उम्मीदवार पाटीबरद सीतारमैया के खिलाफ फिर से अध्यक्ष पद को चुनाव जीता। गांधी जी से 7 वैचारिक मतभेद के कारण बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसका उद्देश्य उनके गृह राज्य बंगाल में वाम राजनीतिक और प्रमुख समर्थन आधार को समेकित करना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो उन्होंने फिर से सविनय अवज्ञा में भाग लेने के कारण कैद कर लिया गया और कोलकाता में नजरबंद कर दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय सेना। बोस ने पेशावर और अफगानिस्तान के रास्ते बलिंग भागने का प्रबंध किया। वह जापान में बर्मा पहुंचे और वहां भारतीय राष्ट्रीय सेना को संगठित किया ताकि जापान की मदद से भारत को आजाद कराया जा सके। उन्होंने जय हिंद और दिल्ली चलो जैसे प्रसिद्ध नारे दिए। अपने सपनों को साकार करने से पहले एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। भारतीय सेना। बोस ने बर्लिन में स्वतंत्र भारत केंद्र की स्थापना की और युद्ध के लिए भारतीय कैदियों से भारतीय सेना का गठन किया, जिन्होंने एक्सिस शक्तियां द्वारा बंदी बनाए जाने से पहले उत्तरी अफ्रीका में अंग्रेजों के साथ लड़ाई की थी। यूरोप में बोस ने भारत की आजादी के लिए हिटलर और मुसोलिनी से मदद मांगी। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्र प्राप्त करने हेतु संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। इस रेडियो पर बोस ने 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया। भारतीय राष्ट्र सेना। वह जुलाई 1943 में जर्मनी से जापान नियंत्रित सिंगापुर पहुंचे और उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो जारी किया और 21 अक्टूबर 1948 को आजाद हिंद सरकार तथा भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन की घोषणा की। आईएनए का गठन पहली बार मोहन सिंह और जापानी मेजर इविची फुजिवारा के नेतृत्व में किया गया था तथा इसमें मलायन अभियान में सिंगापुर में जापान द्वारा कब्जा किए गए ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध के भारतीय कैदियों को शामिल किया गया था। आईएनए में सिंगापुर के जेल में बंद भारतीय कैदी और दक्षिण पूर्व एशिया के भारतीय नागरिक दोनों शामिल थे। इसकी सैन्य संख्या बढ़कर 50,000 हो गई। आईएनए ने वर्ष 1944 में इम्फाल और बर्मा में भारत की सीमा के भीतर संबंध सेनाओं का मुकाबला किया। हालांकि रंगून के पतन के साथ ही आजाद हिंद सरकार एक प्रभावी राजनीतिक इकाई बन गई। नवंबर 1945 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आईएनए के लोगों पर मुकदमा चलाए जाने के तुरंत बाद पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रभाव। आईएनए के अनुभव ने वर्ष 1945 से 46 के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में असंतोष की लहर पैदा की, जिसकी परिणति फरवरी 1946 में बॉम्बे के नैतिक विद्रोह के रूप में हुई, जिसने ब्रिटिश सरकार को जल्द से जल्द भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। आईएनए की संरचना। आईएनए अनिवार्य रूप से गैर सांप्रदायिक संगठन था क्योंकि इसके अधिकारियों और रैंकों में मुस्लिम काफी संख्या में थे और इसने झांसी की रानी के नाम पर एक महिला टुकड़ी की भी शुरुआत की थी। यह भाग यही समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।